हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने पुरानी वाली वीडियो अपनी कवर कर ली होगी और उसके साथ जो जो क्वेश्चन बनते होंगे वो आपने कवर करे होंगे और उसके साथ जो स्टैटिक ऐड कराया गया था वो आपने ऐड कर लिया होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि पहले आपके पास क्या आते हैं, प्रीवियस वीक के जो है वो MCQs आ जाते हैं, ये आप अटेम्प्ट कर लेंगे और इसके बाद अब हम अपना पहला सेक्शन आज शुरू करते हैं जिसका नाम क्या आता है बच्चे, अपॉइंटमेंट और पर्संस इन न्यूज। इसके बारे में ये डेटा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और पूरे तरीके से जो जो स्टैटिक इसके साथ ऐड होता होगा उसे भी यहां पर ऐड करेंगे ताकि हम यहां पर चीजों को सॉल्व कर पाए। ठीक है, आइए गौर करते हैं। देखिए क्या लिखा है, कहता है यहां पे इंडिया वाज इलेक्टेड एज। अब गौर करना यहां पे, अगर हम बात करें इंडिया को चुन लिया गया है, अब इंडिया को किस चीज के लिए चुना गया है तो गौर करना यहां पे सबसे पहली लाइन यही जानने वाली है। ठीक है, क्या हम प्रेसिडेंट बने हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के या वाइस प्रेसिडेंट बने हैं? तो गौर करने वाली बात है कि हम क्या बने हैं बेटा यहां पे, तो इंडिया इलेक्ट हुआ है क्या वाइस प्रेसिडेंट, किस चीज के लिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेराइन या मरीन, जो भी आप कहते होंगे, मरीन एड्स टू नेविगेशन। और उसके बाद ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरल असेंबली, कहां पर हो रही है इसकी असेंबली, सिंगापुर में। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो हम गौर करेंगे यहां पर कि जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं इसकी IALA की, वैसे किसी भी एंगल से IALA इसका बन नहीं रहा है पर चलो हम याद कर लेते हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है मरीन एड की नेविगेशन के लिए, उसका पहली असेंबली जो है वो कहां पर हो रही है, सिंगापुर में। और उसका वाइस प्रेसिडेंट कौन बन रहा है, इंडिया बन रहा है। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अगला कहता है द फर्स्ट जनरल असेंबली ऑफ IALA सिग्निफाइज इट शिफ्ट फ्रॉम। अब गौर करना, ये पहले एक NGO था, याद रखना, अब क्या बनने जा रही है ये, या क्या बन गई है ये, तो इंटरनेशनल या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। क्लियर हो गया। अगला कहता है इंडिया जो है वो कब इसे होस्ट करेगा बच्चे, तो आप गौर करेंगे 2025 दिसंबर में। उसके बाद है IALA कॉन्फ्रेंस एंड जनरल असेंबली, दोनों की दोनों कब होंगी, तो सितंबर 2027 में होंगी और कहां पर होंगी, बॉम्बे में। ठीक है, तो सीधा सीधा फैक्चुअल करंट अफेयर है, ज्यादा इसमें कुछ घुसने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बस आपने अपने तरीके से इसको लिख लेना है कि किन किन चीजों में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, इसी के साथ आगे कहता है IALA की बात करते हैं तो इसकी स्थापना की गई थी 1957 में और इसका पुराना नाम था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एड्स टू नेविगेशन लाइट हाउस अथॉरिटीज, तब इसका फुल फॉर्म आता था IALA, पर अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, याद रखना है आपने। अब इसका काम क्या है, तो पहला तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था कि इसका काम क्या है, तो इसके काम पे आते हैं और समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखो गौर करो, अगर हम बात करते हैं अपने भारत की तो हमारे इंडिया की एक अच्छी खासी कोस्टल लाइन है, अगर आप सबको पता होगा तो हम इसे पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहते हैं, आता है ना पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो तीनों साइड से पानी से घिरा होगा। तो जब हम बात करते हैं अपनी कोस्टल लाइन की बात करते हैं तो इंडिया की कोस्टल लाइन 7516.6 किलोमीटर है। अगर इतनी बड़ी कोस्टल लाइन है हमारी तो इस कोस्टल लाइन पे खतरा भी बना रहता होगा। ठीक है, खतरा किस तरीके से, इलीगल ट्रैफिकिंग का हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा या वाटर से रिलेटेड, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं पायरेसी हो गया, टेररिज्म हो गया, स्मगलिंग हो गई या इलीगल फिशिंग होगी, ऐसे बहुत सारे खतरे कहां पर तैयार रहते हैं, इस बेल्ट से लेकर इस बेल्ट तक पूरे के पूरे खतरे क्या रहते हैं, हमारे पास तैयार रहते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए इस प्रकार की मीटिंग्स करना बहुत जरूरी है और उनको बचाकर रखना या उनकी सिक्योरिटी मेंटेन करना ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है, तो एक्चुअली में जो आप ये कॉन्फ्रेंस पढ़ रहे हैं, जो आप ये मीटिंग पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली किसके लिए हो रही है, तो ये हमारे इंडिया के साथ साथ जो हमारी इतनी बड़ी कोस्टल लाइन है इसको भी तो हमें प्रोटेक्ट करना है ना, तो इसके लिए यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, आगे कहता है इसके बाद का आपके पास, कहता है यहाँ पर इन अगस्त 2024 34 मेंबर स्टेट्स रेटिफाइड IALA का ट्रांसफॉर्मेशन, इसे क्या बनाया गया, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ध्यान रखना है। और पहले क्या था आपके पास ये, तो पहले आपके पास NGO था, बस ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, जनरल सेक्रेटरी कौन आते हैं, तो फ्रैंकिस या फ्रांसिस कह सकते हैं आप, ये जैकरी। उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है इसका, तो फ्रांस, आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि
एक्चुअली में किसके बारे में बात करता था कि हमें भी, इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है या इंडिया प्रेसिडेंटशिप संभालेगा किस चीज़ की सिक्योरिटी के लिए, मैरी टाइम। अपना मैरी टाइम हम जब भी बोल रहे हैं तो हम अपनी कोस्टल लाइन, हम पूरी की पूरी इस लाइन की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी सिक्योरिटी की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके पास पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड क्या कहता है, ठीक है। देखो, टाइम्स आप सबको पता है मैगजीन है। अब आते हैं क्या लिखा है। कहता है न्यूयॉर्क की एक मैगजीन है जिसका नाम है टाइम मैगजीन, याद रखना है। इसने अनाउंस कर दिया है कि 2025 में, 2025 का वुमेन ऑफ द ईयर लिस्ट में कौन आती हैं, तो रिकॉग्नाइजिंग 13 इंस्पायरिंग वुमेन्स हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में, जिन्होंने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन दिया है किसमें, सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। क्योंकि बेटा अब हम ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इन सब चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। कहता है इनका नाम क्या है, तो आपने गौर करना है। इनका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन। क्या नाम है इनका, पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है। अगर आप इनके हाथ में देख रहे हैं तो ये चिड़िया आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे। ये चिड़िया की अगर हम बात करें, इसे हरगिला भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इस चिड़िया को, हम हरगिला भी कहते हैं। और इसके अलावा इसका एक और नाम क्या है, तो ग्रेटर एडजटेंट स्ट्रोक भी इसे कहा जाता है, ठीक है। ये एक्चुअली में खत्म होने जा रही थी, वहां पर बिल्कुल ही लुप्त होने की कगार पे थी। उनको बचाने का काम किसने करा है यहाँ पर, तो किसने करा है, पूर्णिमा देवी बर्मन ने करा है, ठीक है। खुद तो करा ही करा, साथ ही साथ वहां की जो और भी लेडीज थी उन्हें भी मोटिवेट करा और उन्हें भी इसके साथ यहाँ पर जोड़ना शुरू करा, ठीक है। माना जाता है इन्होंने एक छोटी मोटी क्या बनाई है अपने पास, छोटी मोटी तो नहीं, एक काफी बड़ी आर्मी बना ली है जिसका नाम है हरगिला आर्मी, ठीक है। तो आते हैं और पूरे के पूरे इस करंट अफेयर को अच्छे तरीके से देखते हैं, ठीक है। देखिए, कहता है कि शी इज रिकॉग्नाइज्ड। अब इनको क्यों इतनी बड़ी मैगजीन के अंदर ऐड किया गया है, तो गौर करते हैं। शी इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर एफर्ट्स इन रिवाइविंग। क्या स्टेटस है इस चिड़िया का, पढ़िए जरा सा, एंडेंजर्ड, ठीक है। कौन सा इसका रैंक था, सॉरी इसकी कौन सा टैग था इसके पास, एंडेंजर्ड स्पीसी बन चुकी थी ये हमारे पास। और इसी को हम हरगिला कहते हैं, जिसका मतलब होता है बोन स्वेलर। वैसे तो ये कहाँ पर ज़्यादा मिलती हैं, जहाँ पे कूड़ा कबाड़ ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, उधर भी कहीं पे दिखती हैं हमें ये। और इन्होंने, मैंने आपको क्या कहा कि अपने साथ साथ लड़कों और बाकी औरतों को भी ये बताया कि किस प्रकार से हम इन्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। दिस स्पीसीज वाज वन इन द ब्रिंक ऑफ डिसअपियरिंग। तो ये स्पीसी खत्म ही होने वाली थी। अब कितनी बर्ड्स रह गई थी यहाँ पे, 450 बर्ड्स रह गई थी। और इनके एफर्ट्स के कारण, गौर करना, इनके एफर्ट्स के कारण ये क्या हो चुकी हैं, अब ये बढ़ चुकी हैं वहाँ पर। और कितनी हो चुकी हैं, कितनी हो चुकी है यहाँ पे, 1800, ठीक है। तो 2007 का डेटा देखें तो कितनी थी वहाँ पर बर्ड्स, 450 थी। और अभी का डेटा देखें, अभी मतलब 2025 का डेटा नहीं है बेटा, ये 2023 का डेटा है। और अगर आप 2023 का डेटा नोटिस करते हैं तो वो कहता है 1800 यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। अब इन्हीं के एफर्ट के कारण IUCN एक बॉडी, अगर आपको पता होगा, जो किसके बारे में बात करती है, जो नेचर के कंजर्वेशन के बारे में बात करती है, जो कब बनी थी, 1948 में। और इसके हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हेडक्वार्टर इनके यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। इस बॉडी ने क्या करा है, इसकी जो टैग है या जो इसकी जो लिस्ट है उसे अपग्रेड करा है और इसे अब क्या बना दिया है, तो आप याद रखेंगे अपग्रेडेड इट्स स्टेटस। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्रॉम एंडेंजर्ड टू नियर थ्रेटेंड इन 2023, ठीक है। तो इसका 2023 में ये क्या कर दिया गया था, टैग चेंज किया गया था, ठीक है। बिल्कुल खत्म होने की कगार में थी, पर अब इन्होंने किसने बचाई है यहाँ पर, तो आपको याद रखना है पूर्णिमा ने, ठीक है। अगला, शी फाउंडेड द हरगिला आर्मी। मैंने अभी आपको बताया था हरगिला आर्मी एंड ऑल फीमेल कंजर्वेशन ग्रुप कंप्राइजिंग 10,000 वुमेन, ठीक है। तो एक छोटी आर्मी नहीं है, काफ़ी बड़ी आर्मी कह सकते हैं, या फिर उन लोगों, उन औरतों का झुंड आप कह सकते हैं, जो कि क्या कर रही हैं, हरगिला को बचाने का काम यहाँ पर कर रही हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टर हैं किसकी बेटा, WINN की, जिसका मतलब क्या आ गया, वुमेन इन नेचर नेटवर्क इंडिया। और एक ये ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, जो कि किसे बचाती है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर बचाती है, ठीक है। उसके अलावा ये अदर नेम है, जो नाम आपके पास आ जाते हैं, बाकी नाम हमें ना भी याद रहें चलेगा, पर हमारे इंडिया से कौन है तो उनका नाम आपको यहाँ पर क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए जरा सा, कौन से स्टेट का नाम लिखा था, ये किस स्टेट से बिलोंग करती थी, तो आप गौर करेंगे ये किस स्टेट से बिलोंग करती थी, असम से बिलोंग करती थी। ये
आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, चलिए अब असम से बनने वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं और असम से क्या क्या चीज़ें बनती हैं इनके बारे में भी बात यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले असम के बनने की। असम कब बना था? तो 26 जनवरी 1950 को क्या बना था हमारे पास? असम बना था, याद रखना है। ठीक है, असम की कैपिटल क्या आती है हमारे पास? तो असम की कैपिटल आती है हमारे पास दिसपुर, ये आपने याद रखना है। थर्ड आप यहाँ पर याद रखेंगे कि इंडिया की पहली ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर ओपन की गई थी? तो मैंने आपको पहले भी ये बताया हुआ है कि इंडिया की पहली ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर आई थी? डिगबॉय में। और डिगबॉय कहाँ पर आता है? असम में ही। और कब खुली थी ये? 1901 में। ठीक है, क्या असम कोई इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है? तो गौर करने वाली बात है, हाँ, असम इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। किस किस के साथ? तो आप गौर करेंगे, एक वो किसके साथ शेयर करता है? भूटान के साथ। और एक किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, गौर करना। अभी रिसेंटली जो पंजाब का पेपर हुआ था 22 फरवरी को, वहाँ पे क्वेश्चन था, वहाँ पे म्यांमार की लेंथ पूछी थी एक्चुअली में, जो वीडियो मैंने सॉल्व करके आपको बताई थी। भूटान की जब हम लेंथ की बात करते हैं तो हम कितना किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं? 699 किलोमीटर। और बांग्लादेश की जब हम बात करते हैं तो 4096.7 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं हम किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसकी यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं किसकी? असम की बात करते हैं तो असम में एक भाषा भी बोली जाती है जिसका नाम क्या आता है? बोडो। और आपको पता होगा कि बोडो एक ट्राइब भी है। क्या है? बोडो अपने पास यहाँ पर ट्राइब भी है। और बोडो की जब हम बात करते हैं तो बोडो को, मतलब मैंने कहा ना बोडो ट्राइब भी और बोडो भाषा भी है, तो बोडो को 93rd अमेंडमेंट, गौर करना, कौन सी अमेंडमेंट लिखी है यहाँ पे? 93rd अमेंडमेंट 2023 में यह अमेंडमेंट की गई थी। और इसको किसके अंदर ऐड किया गया था? 8th शेड्यूल के अंदर ऐड किया गया था। ठीक है, तो कौन सी अमेंडमेंट है? तो आप गौर करेंगे यहाँ पे, सॉरी 92nd अमेंडमेंट होगी, 93rd नहीं होगी, सॉरी 92nd अमेंडमेंट है ये। और 92nd अमेंडमेंट से इसको कहाँ पर ऐड किया गया था? 8th शेड्यूल के अंदर ऐड किया गया था। क्लियर हो गया आपके पास। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अगर आपको पता होगा तो असम ने अभी रिसेंटली अपने स्टेट फ्रूट, अपना स्टेट फ्रूट किससे बनाया था? तो वो किससे बनाया था? काजी नींबू को याद रखना है आपने। और काजी नींबू क्या है? तो मैंने आपको बताया था ये लेमन, वैसे लेमन क्या है, वहाँ पे लेमन बोला गया है, ये लेमन की एक वैरायटी है, याद रखना है आपने, जिसको अभी रिसेंटली पिछले ही साल क्या बनाया गया? अपना स्टेट फ्रूट भी बनाया गया है। ठीक है, असम का एक बहुत फेमस फेस्टिवल है जिसका नाम क्या आता है बच्चे? बिहू। कई बार हमसे पेपर में पूछा जाता है कि असम का फेमस फेस्टिवल क्या है, तो आप याद रखेंगे बिहू इसका फेस्टिवल निकल कर आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया की जो 43rd साइट है किसकी वाली? यूनेस्को वाली, वो भी आपको कहाँ मिलती है? तो वो भी हमें कहाँ मिलते हैं? मोइदाम्स। और ये मोइदाम्स हमें कहाँ पर मिलते हैं? असम में ही मिलते हैं। और कौन से किंगडम के द्वारा? तो नाम आता है आपके पास अहोम किंगडम, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, तो आई होप जो आपके साथ यहाँ ऐड किया गया है वो आपने ऐड कर लिया होगा और आप मुझे बताएंगे कि इनके सीएम और गवर्नर का नाम क्या आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का और अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। ठीक है, आइए चलिए अगला क्या कहता है आपके पास? अगला आता है हमारे जो प्रधानमंत्री ऑफ भूटान जो है उन्होंने कहाँ पर विजिट करा है? इंडिया पे विजिट करा है। ठीक है, अगर हम भूटान की बात करें, मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया और भूटान कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं? 699। फिर मैंने आपको CAPF वाला कई बार बता दिया है कि हमारे सशस्त्र सीमा बल, गौर करना है, सशस्त्र सीमा बल कहाँ पर ड्यूटी दे रही है? तो वो भूटान बॉर्डर और नेपाल बॉर्डर के साथ अपना ड्यूटी वहां पर पे कर रही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है भूटान? तो आप याद रखेंगे असम, याद रखना है आपने। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, मैं AP लिख रही हूँ, आप इसे अरुणाचल प्रदेश पूरा लिख लेंगे, अरुणाचल प्रदेश। उसके अलावा वेस्ट बंगाल, और बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? सिक्किम के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो आप, अच्छा मॉडर्न हिस्ट्री का हमने करंट अफेयर पढ़े थे, तो हमने एक दिन पढ़ा था कि कॉमनवेल्थ नेशंस का एक झुंड है। कॉमनवेल्थ नेशंस वो नेशंस हैं जो कभी ना
ना कभी किसकी रडार में रहे हैं, ये जो किसके डोमेन में रहे हैं, ब्रिटिशर्स के डोमेन में रहे हैं या फिर ब्रिटेन के डोमेन में रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपको याद रखना है कि भूटान के साथ एंग्लो भूटान वॉर हुई थी। कौन सी वॉर हुई थी यहाँ पे? तो एंग्लो भूटान वॉर हुई थी, याद रखना है आपने। और इस एंग्लो भूटान वॉर को हम दुआर वॉर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? इसको दुआर वॉर भी कहते हैं, याद रखना। और इनके साथ अंग्रेजों ने एक ट्रीटी करी थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सिंचुला। क्या नाम थी बच्चे? ट्रीटी ऑफ सिंचुला। ये मैं आपको क्लासेस में भी कई बार बता चुकी हूँ, या फैक्चुअल इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये ऐसी कंट्री है बच्चा, अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर हम बात करें तो ये ऐसी कंट्री है जिसका जीडीपी से ज़्यादा, जीडीपी बताया हुआ ना आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इससे ज़्यादा इनका जीएनपी है। जीएनपी मतलब कह सकते हैं आप यहाँ पे कि जो जीएनपी नहीं, सॉरी जीएचपी कहेंगे आप इसको। जीएचपी मतलब हो गया ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, आप इसे कह सकते हैं, या ग्रॉस हैप्पीनेस आप इन्हें यहाँ पर, या ग्रॉस नेशनल जीएनएच भी कह सकते हैं आप इसे। तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यहाँ पर ज़्यादा देखने को आपको मिलती है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं भूटान की, तो भूटान से एक रिवर कहां पर एंटर करती है? इंडिया में, जिसका नाम क्या आता है? मानस। याद रखना है, मानस एक ऐसी नदी है जो कि ट्रांस बाउंड्री है। ट्रांस बाउंड्री मतलब भूटान के बाद फिर कहां पर एंटर करती है? इंडिया में एंटर करती है। ये आपने यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा अब आते हैं न्यूज पे, और न्यूज के साथ क्या क्या लिखा हुआ है वो बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहता है। कहता है जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं भूटान के, जिनका नाम है देशो शिरिंग टोब्गे, या टोब्गे तुम याद रखो यहाँ पर, इन्होंने पार्टिसिपेट करा है कहां पर? एक मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग का नाम क्या था? लीडरशिप कॉन्क्लेव ऑफ द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप, ताकि हमारे और इनके रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रांग हो सके, ठीक है। कहता है द 2 day सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव वाज अ प्रीमियर प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे किन किन मुद्दों पे बात की जाएगी? अलग अलग फील्ड है, जैसे पहला क्या लिखा है? पॉलिटिक्स। दूसरा क्या लिखा है? स्पोर्ट्स, आर्ट्स, मीडिया, स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि बुद्धिज्म के साथ टाई जुड़े हुए हैं हमारे इनके साथ का, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? उसके बाद आपके पास लिखा हुआ यहाँ पे पब्लिक पॉलिसीज, बिजनेस, सोशल सेक्टर, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी, ठीक है। तो अब ये बस आपको इतना याद रखना है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आए हैं। असली बातें तो बाद में निकल कर आएंगी, जब हम पढ़ेंगे कि भूटान और इंडिया का एक प्रोग्राम चला था, तो ये हुआ था, फलाना हुआ था, ढमकाना हुआ था, ये सब बाद में होएगा, ठीक है। तो अभी बस इतना आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। भूटान की कैपिटल क्या आती है? थिम्पू। और करेंसी क्या चलती है यहाँ पे? नगुलतरम। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। एक आपके पास क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे कि जो डोकलाम प्लेट्यू है, गौर करना, जो डोकलाम प्लेट्यू है वो किन कंट्रीज के बीच की प्रॉब्लम है, ठीक है। जो डोकलाम प्लेट्यू है वो किन कंट्रीज के बीच का झगड़ा है, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अगला सेक्शन कौन सा आता है हमारे पास? नेशनल। और नेशनल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। नेशनल के अंदर अगर हम बात करें तो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज कौन सी आती है आपके पास? आती है द सॉइल हेल्थ कार्ड। जैसे मेरा और आपका एक अपना हेल्थ कार्ड होता है, ठीक वैसे ही सॉइल का भी क्या बना हुआ है बच्चे हमारे पास? एक प्रॉपर तरीके से हेल्थ कार्ड है, जिसमें हम सॉइल की प्रोडक्टिविटी, बाकी सब चीज़ों को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो पढ़ते ही हैं, इससे पहले हम यहाँ पर इसको देखते हैं, यहीं से देखते हैं, सॉरी, चलिए यहाँ से देखते हैं। कहता है सॉइल हेल्थ कार्ड की अगर हम बात करें तो जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, इसे भारत सरकार ने लॉन्च करा था टू असिस्ट स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। क्या बोला गया था? कि हम यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स को असिस्ट करते हैं कि वो अपनी अपनी जगह का क्या जनरेट करेंगी? सॉइल हेल्थ कार्ड देंगी टू ऑल फार्मर्स इन द कंट्री। हैज़ कंप्लीटेड, कितने साल कंप्लीट हो गए इसके भी? 10 साल। तो हम पिछले कुछ लेक्चर से ये देख रहे हैं कि या मोदी सरकार 9 साल कंप्लीट होने पे या 10 साल कंप्लीट होने पे कोई ना कोई डे यहाँ पर सेलिब्रेट कर ही रही है, तो ये आप इसके साथ देख लेंगे, ठीक है। कहता है इस स्कीम को लाया कब गया था? तो 19 फरवरी 2015 को स्टार्ट कहाँ से की गई थी? सूरतगढ़। और सूरतगढ़ कहाँ पर आता है? राजस्थान से इसे स्टार्ट किया गया था। कहता है स्कीम का क्या काम था यहाँ पर? तो आप देंगे द स्कीम, इसको स्कीम को प्रमोट करने वाले कौन थे? तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, इन सब ने इसे क्या करा था? यहाँ पर लॉन्च करा था, ठीक है। तो हर स्टेट में जितने भी किसान हैं उनके पास क्या होगा? अपनी खुद की सॉइल का एक हेल्थ कार्ड वहां पर होएगा, ठीक है। अगला
क्या कहता है जो सॉइल हेल्थ कार्ड है वो किसका स्टेटस बताता है हमें सॉइल का, पर कितने पैरामीटर्स के साथ, 12 पैरामीटर्स के साथ। वो 12 पैरामीटर कौन कौन है, उन 12 को 3 में डिवाइड कर रखा है। देखो क्या क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रो आ जाएंगे, उसके बाद कौन से आते हैं, पीएच, जो पीएच वैल्यू होती है एसिडिटी या फिर बेसिसिटी, ये आ जाएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, उसके बाद माइक्रो में क्या आ जाएगा, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम और बोरोन। और उसके अलावा अगर हम पीएच में देखें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ऑर्गेनिक कार्बन इसका पार्ट यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा इस स्कीम के अंदर हमेशा क्या किए जाते हैं, सॉइल के सैंपल लिए जाते हैं। साल में कितनी बार लिए जाते हैं बच्चे, 2 बार। फॉलोइंग द हार्वेस्टिंग, ध्यान देना, या तो जब आप क्या कर चुके होंगे, यहाँ पे राबी फसल को काट चुके होंगे, या फिर आप खरीफ क्रॉप को क्या कर चुके होंगे, काट चुके होंगे, ठीक है। याद रखना, तब कभी भी सॉइल की टेस्टिंग नहीं की जा सकती है जब सॉइल कहाँ पर खड़ी होगी आपके, सॉरी, जब सॉइल की टेस्टिंग तब नहीं की जा सकती है जब फसल आपकी ज़मीन पर खड़ी होगी, ठीक है, ये याद रखना है। कहता है एज ऑफ फरवरी 2025 कितने यहाँ पे जनरेट किए गए हैं और कितने टेस्ट किए गए हैं, ये आप इसके साथ चेक कर लेंगे, ठीक है। आइए अब हम एक चीज़ सीखते हैं आज, और ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, आपने ज़रूर ज्योग्राफी में सीखा भी होगा, उसके साथ के थोड़े थोड़े फैक्ट मैं आपको जोड़ करके यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। देखिए, जब हम बात करते हैं सॉइल की बात करते हैं, तो जो हमारा इंडियन काउंसिल है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये आप लिख लेंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने एक्चुअली इंडिया में कितनी मेजर सॉइल्स की बात करी है, तो 8 मेजर सॉइल्स की बात यहाँ पर की गई है। कितनी मेजर है बच्चा, तो आप याद रखेंगे 8 मेजर, जिसमें से पहली कौन सी आती है आपके पास, एल्यूवियल सॉइल। आप सबको पता होगा इसके बारे में, जब भी हम एल्यूवियल सॉइल की बात करते हैं, जो हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ये सब चीज़ें आई थी, वो किस मिट्टी का उपजाऊ, मतलब किस मिट्टी की देन थी वो फसलें सारी की सारी, तो आप गौर करेंगे एल्यूवियल की। एल्यूवियल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, वैसे ये 2 प्रकार की होती है, उसमें से एक आती है बांगर, याद रखने वाला पॉइंट है, बांगर भी पढ़ते हैं, बांगर भी पढ़ते हैं इसको, और एक आती है बच्चे आपके पास खादर, ठीक है। तो बांगर होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी या पुरानी एल्यूवियल सॉइल, और दूसरी कौन सी होती है आपके पास यहाँ पर, दूसरी आती है न्यू एल्यूवियल सॉइल, इसका टाइप आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया का 45.6 एरिया कौन कंट्रीब्यूट करता है, एल्यूवियल सॉइल यहाँ पर कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। और कहाँ मिलती है ये, तो पंजाब से लेके वेस्ट बंगाल तक जहाँ जहाँ नदी ने अपने सेडिमेंट डिपॉजिट करे होंगे वहाँ पर आपको एल्यूवियल देखने को मिल जाती है, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सेकंड कौन सी आती है आपके पास यहाँ पे, ब्लैक सॉइल, ठीक है। सेकंड कौन सी आती है, ब्लैक सॉइल। पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि ब्लैक सॉइल का एक और नाम क्या है, तो आप क्या टिक करेंगे यहाँ पे, रेगूर सॉइल। और रेगूर सॉइल किस चीज़ के लिए जानी जाती है भाई, कॉटन के लिए जानी जाती है। कहाँ लगाई जाती है, तो आप याद रखेंगे कहाँ पर ज़्यादा लगती है, ये डेक्कन प्लेट्यू का जो एरिया है वहां पर ज्यादा कवर ये की जाती है, ठीक है। कॉटन तो लगता ही लगता है, उसके अलावा शुगर केन, मिलेट्स, ये सारी चीजें भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लगाई जाती हैं, ठीक है। तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ ऐड यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कौन सी सॉइल आ गई, 2 हो गई आपके पास, तीसरी आती है आपके पास रेड सॉइल, ठीक है। कहाँ पर तीसरी कौन सी आती है आपके पास, यहाँ पे रेड सॉइल। जब हम रेड सॉइल की बात करते हैं बेटा, तो ये बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं, चौथी कौन सी आती है आपके पास, लेटराइट, ठीक है। लेटराइट वर्ड जो है बच्चे वो लैटिन शब्द से लिया जाता है, जिसका मतलब क्या होता है आपके पास, ब्रिक, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, ब्रिक, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कम है ना, कम है, इसीलिए हम उनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, इनको थोड़ा हम कम ही पढ़ के जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आती है हमारे पास एरिड सॉइल। अब एरिड जब भी हम बोल रहे हैं तो एरिड का मतलब क्या हो गया बच्चे, जो शुष्क वाली होगी, और जहाँ शुष्क कहाँ पर मिलेगा हमें, तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया आपके पास, उसके अलावा पंजाब के जो लो लाइंग एरियाज आ गए आपके पास, सॉरी लो लाइंग एरियाज आ गए, वो आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा कौन सी आती है आपके पास यहाँ पे, फॉरेस्ट सॉइल, याद रखना है आपने, ठीक है, जो जंगलों को क्लियर करके या जंगलों में हमें पाई जाती है। उसके अलावा कौन सी आती है, 7th पिटी, पिटी मतलब हो गया दलदली कह सकते हैं, ठीक है, इसको आप मार्शी भी कह सकते हैं, याद रखेंगे। और उसके अलावा 8वीं कौन सी आती है, सेलाइन, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो सॉइल के 8 प्रकार हैं, किसके अकॉर्डिंग, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये भी आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अगला क्या है,
अगला कहता है कि हम श्रीलंका के कुछ सिविल सर्वेंट्स होंगे, उन्हें क्या करेंगे यहाँ पर, हम उनको यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, बात करते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है इंडिया का जो नेशनल सेंटर है गुड गवर्नेंस वाला, जो कि किसके अंदर बात करता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, ध्यान देना, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल किसके पास आता है, तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी के पास आता है। और श्रीलंका का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम सलीदा है, याद रखना है। इन दोनों ने क्या करा, यहाँ पे एक MOU साइन करा है जिसमें 1500 श्रीलंकन सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स ओवर 5 ईयर, तो इनको क्या किया जाएगा, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, अब ट्रेनिंग इन द सेंस बेटा काम करने का तरीका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें इनको यहाँ पर सिखाई जाएंगी। ठीक है, चलिए जब भी हम बात करते हैं अब सिविल सर्विसेज की, ठीक है, आइए आज हम सिविल सर्विसेज से बनने वाले क्वेश्चन देखते हैं और पेपर में कैसे क्वेश्चन आया था वो बात करते हैं। ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं आइडिया ऑफ सिविल सर्विसेज, मैं CS लिखूंगी, समझ जाना, सिविल सर्विसेज किसने दिया था बच्चे, तो आपका आंसर निकल कर आता है वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या आइडिया दिया था, सिविल सर्विसेज का आइडिया दिया था। ठीक है, सेकंड, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कौन आते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं। ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो अभी पेपर हुआ था 22 फरवरी को, वहाँ ये क्वेश्चन बनाया गया था। उसके अलावा अगर हम बात करें फादर ऑफ सिविल सर्विसेज या फिर आप फादर ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो किसका नाम आता है, तो मैंने आपको कई बार बताया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आपके पास यहाँ पर निकल कर आ जाता है, याद रखना है आपने। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेशनल सिविल सर्विसेज डे, सिविल सर्विसेज डे हम कब मनाते हैं, तो 21 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट पर्सन जिसने क्या क्वालिफाई करा था यहाँ पे सिविल सर्विसेज को, तो उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, याद रखेंगे आप, सत्येंद्र नाथ टैगोर, आपके पास ये आंसर निकल कर आ जाता है। और कब क्वालिफाई करा था, तो 1863 आपके पास ये आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है, चलिए उसके अलावा श्रीलंका की जब हम बात करते हैं, हम कई बार बात कर चुके हैं कि श्रीलंका और इंडिया की एक एक्सरसाइज है मिलिट्री, जिसका नाम क्या आता है आपके पास, शक्ति या मैत्री शक्ति भी उसे कहते हैं यहाँ पर, या मित्र शक्ति भी कहते हैं, आप याद रखेंगे। तो मित्र शक्ति किसके साथ है हमारी, तो श्रीलंका के साथ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका कौन से स्ट्रेट के साथ कनेक्टेड है, तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, पाक स्ट्रेट के साथ क्या यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अब ये आ गया आपके पास कितने लोग ट्रेन किए जाएंगे और कितना क्या होगा, ये आप इसके साथ यहाँ पर कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अगला क्या आता है, अगला आता है इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम क्या किया गया है, ओपन किया गया है। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में और देखते हैं क्या बोला गया है। ठीक है, देखो कहता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ क्या आती है, अर्थ साइंसेज, इन्होंने इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम को क्या करा है, स्टार्ट करा है यहाँ पे। ठीक है, क्यों स्टार्ट करा है, क्योंकि इस दिन किसकी 150th एनिवर्सरी मनाई गई है, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की यहाँ पर क्या मनाई गई है, 150th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, क्योंकि और कहाँ पर मनाई गई है, तो मौसम भवन में, याद रखना, और मौसम भवन से आप इसे जोड़ लेंगे। ठीक है, कहता है इस प्रोजेक्ट को डेवलप किसने करा है, IMD और दिल्ली के जो स्ट्रीट आर्ट है उन्होंने यहाँ पे इसको स्टार्ट करा था। और क्या कहा यहाँ पे, हैज़ ट्रांसफॉर्म द वॉल ऑफ IMD's हेडक्वार्टर ऑन लोधी गार्डन, और वहाँ पर पूरा का पूरा उसको इस तरीके से डेकोरेट कर दिया गया है। ठीक है, आगे इसके बाद का अ टोटल ऑफ 38 मुराल्स। अब मैंने आपको कई बार बताया था कि मुराल पेंटिंग्स की जब भी हम बात करते हैं तो इन्हें मुराल पेंटिंग्स को कई बारी क्या कहा जाता है, इसे भित्ति चित्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे भित्ति चित्र, याद रखना है। ये ऐसी पेंटिंग्स होती हैं जो कहाँ पर की जाती हैं बच्चा, वॉल्स पे की जाती हैं, याद रखेंगे आप। अगर हमसे कभी पूछा जाए कि सबसे पहली या फर्स्ट अर्लीस्ट पेंटिंग्स किसे कहा जाएगा, तो मैं आपको क्लासेस में भी ये क्वेश्चन बता चुकी हूँ कि पहला अर्लीस्ट पेंटिंग किसे कहा जाएगा, तो भीमबेटका को। और भीमबेटका कहाँ पर आता है आपके पास, मध्य प्रदेश, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, और जो इसकी जो पेंटिंग्स है वहाँ पर ज़्यादा मोर देन
500 पेंटिंग्स हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, तो वो हमें देखने को मिलती हैं कहाँ पर, भीमबेटका मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखेंगे। हो गया इसके साथ का, ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे अर्लीस्ट पेंटिंग्स कहाँ की आती हैं आपके पास, तो भीमबेटका केव्स, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, उसके अलावा इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कब बना था, 1875, आपने याद रखना है यहाँ पर। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, तो आप याद रखेंगे नई दिल्ली। ठीक है, चलिए आप मुझे बताएंगे कि मटीरियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, मतलब मटीरियोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये आप मुझे यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आता है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, ठीक है, तो क्या उत्तर प्रदेश जो है वो पहला ऐसा राज्य बनेगा या पहली ऐसी राज्य की विधानसभा बनेगी जिसने क्या इम्प्लीमेंट करा है बच्चे, यहाँ पे ट्रांसलेशन फैसिलिटी। ठीक है, अब क्या है, जो पार्लियामेंट की मीटिंग्स होती हैं या फिर जो विधानसभा की मीटिंग्स होती हैं, उनकी प्रोसीडिंग्स को और आसान करने के लिए और बातचीत को आसान करने के लिए इसे यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, तो किन किन भाषाओं में बातें होंगी, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड, उसके बाद इंग्लिश, ताकि जो लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स है उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आ सके। ठीक है, तो सीधा सीधा है और इसमें कुछ करने वाली बात है नहीं आपके पास। ठीक है, आइए फैक्चुअल सीखते हैं थोड़ा सा और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब भी हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी की राजधानी क्या आती है हमारे पास, लखनऊ, याद रखना है आपने। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है, तो आप गौर करेंगे, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, अभी जो 76th क्या चल रहा था, हमारा रिपब्लिक डे चल रहा था, उसमें बहुत सारे टेब्यूले पेश किए गए थे, जिसमें से एक टेब्यूला कहाँ का पेश किया गया था, महाकुंभ का, याद रखना है आपने। और ये महाकुंभ अभी अभी कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश में, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, क्या यूपी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, बिल्कुल करता है। तो यूपी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, नेपाल के साथ, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, हमारे देश की जो पहली मुख्यमंत्री थी, हमारे देश की जो पहली वुमेन मुख्यमंत्री थी, वो भी कौन थी, तो वो सुचेता कृपलानी थी। और जो सुचेता कृपलानी थी, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया होगा, जो सुचेता कृपलानी थी वो किस राज्य की पहली सीएम बनी थी, तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की। उसके अलावा गवर्नर की बात करते हैं तो सरोजिनी नायडू, ठीक है, याद रखेंगे, सरोजिनी नायडू पहली फीमेल गवर्नर बनती हैं कहाँ की, इस उत्तर प्रदेश राज्य की। ठीक है, तो ये आप इसके साथ क्लियर यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, और यूपी में कौन सी वाली विधानसभा यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे यहाँ पे बाई कैमरलिज्म, मतलब कितने हाउसेज हैं यहाँ पर, तो 2 हाउसेज हैं, ये याद रखना है, जिसमें एक विधानसभा आती है और एक क्या आता है आपके पास, विधान परिषद आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अगला आता है, इंडिया एज्यूम करने जा रहा है चेयरमैनशिप को, और किसकी चेयरमैनशिप को, बे ऑफ बंगाल जो प्रोग्राम है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम बांग्लादेश एट द 13th गवर्निंग काउंसिल, जो कि कहाँ पर हुई है, मालदीव में। ठीक है, तो अब इसका कमांड कौन संभालेगा, हम संभालेंगे, ये आपने यहां पर क्लियर रखना है। ठीक है, तो जब भी हम बे ऑफ बंगाल बोल रहे हैं, ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल तो ये वाला एरिया है ना यार। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल एक्चुअली में कवर करता है 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज को, जिसमें एक तो आपके पास इंडिया ही आ गई, हमारे साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है यहाँ पे बांग्लादेश, याद रखना है, और यहाँ पर आता है आपके पास म्यांमार। ठीक है, तो ये 3 एरियाज तो मेजर आप इसके साथ हिसाब लगा लेंगे। ठीक है, कहता है इसके बाद द पार्टनरशिप, अब यहाँ पे किसके बारे में बात की जाएगी, ब्लू इकोनॉमी, किसके बारे में बात की जाएगी, ब्लू इकोनॉमी, मतलब अगेन मरीन, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी, ये आप इसके साथ यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा कहता है यहाँ पे कहता है आईजीओ के मेंबर कौन कौन है, तो आप याद रखेंगे इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव्स, और कौन आता है आपके पास यहाँ पे, श्रीलंका, ये आप इसके साथ यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, पर बे ऑफ बंगाल किसके बिल्कुल नज़दीक है, तो ये 3 कंट्रीज मैंने आपको अलग बोली हैं, पर ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसके मेंबर कोई और है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं इसके, चेन्नई, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2003 में इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अगला कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने BVR सुब्रमण्यम का टेन्योर क्या कर दिया गया है, 1 और साल के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो उनकी पहली अपॉइंटमेंट हुई थी 2 सालों के लिए, अब उन्हें बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, अगले साल के लिए यहाँ पर अपॉइंट
कर दिया गया है। ठीक है, जब भी हम नीति आयोग की बात करते हैं 1 जनवरी 2015 को ये बॉडी बनी थी। किसको रिप्लेस कर आई थी? तो सबको पता है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके ये आई थी, याद रखना है आपको। जब भी हम इसके हेडक्वार्टर तो क्या इसका सेंटर कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे नई दिल्ली में ये आपको देखने को मिल जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इंडिया का क्या कह देते हैं, इंडियाज़ थिंक टैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? इंडिया का थिंक टैंक भी कहते हैं। ठीक है, और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो इसके चेयरपर्सन हमारे प्रधानमंत्री देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए ये भी मैं आपको कई बार यहाँ पर बता चुकी हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला देखते हैं क्या है आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अगला आता है पहला बायो बैंक और एनिमल म्यूजियम यहाँ पर बनने जा रहा है। बात करते हैं और समझते हैं कि क्या बोला गया है इसके अंदर। ठीक है, आइए। कहता है यहाँ पे दार्जिलिंग की जब आप बात करते हैं तो दार्जिलिंग बेस्ड पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, इसकी बात करें जिसको हम दार्जिलिंग जू के नाम से भी जानते हैं, ये पहला बायो बैंक बनेगा। अब ये बायो बैंक क्या होते हैं समझते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कहता है बायो बैंक वो बैंक होते हैं बच्चे जहाँ पर किस के जो भी जानवर हैं, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो ख़त्म होने की कगार पे हैं, उनके सेल्स और उनके टिश्यू सैंपल्स को क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा या रखा जाएगा, और उसके साथ रिप्रोडक्टिव सेल्स के साथ मिलाकर जो जानवर ख़त्म हो रहे हैं उनको प्रिजर्व करने की बात यहाँ पर की जाएगी। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, उसके साथ कहता है अ बायो बैंक एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 2024 हैज़ ऑलरेडी कलेक्टेड, अब ये DNA और टिश्यू सैंपल्स ले चुका है कितने जानवरों के, 60 एनिमल, और कितनी स्पीसीज में से 23, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, इन सब को कहाँ पर रखा गया है, तो -196 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखा गया है, ताकि ये बिल्कुल वहाँ पे ठीक रहें और फिर इनका यूज़ आगे क्या किया जा सके, आगे मतलब आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए इनको आगे लाया जा सके। ठीक है, अब फ्यूचर में प्लानिंग है कि जो दिल्ली का नेशनल जू है वहाँ पर भी इसे क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा बायो बैंक को। उसके अलावा अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में एक जू है जिसका नाम है नंदनकानन। ठीक है, नंदनकानन जू में भी इसे क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि क्या किया जा सके, ताकि जो स्पीसीज हैं उनको यहाँ पर प्रिजर्व किया जा सके। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। और कहता है द सैंपल्स कैन बी स्टोर्ड इन द बायो बैंक, कितने सालों के लिए, तो बड़ी अचंभे की बात है 40 से 45 साल, ये आप इसके साथ क्लियर रखेंगे। ठीक है, आइए अब वेस्ट बंगाल से बनने वाले कुछ बातों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तुम्हें याद होगा पिछले ही हफ्ते ये जो है अपने पास वेस्ट बंगाल है, ये न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि बर्ड वॉच, अगर आपको याद होगा, ये आपने पढ़ा होगा, ये इसके साथ आप जोड़ लेंगे, बर्ड वॉच में भी यही स्टेट आके आपके पास आया था। ठीक है, कब बना था ये, तो आप याद रखेंगे 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, और इस बंगाल ने बहुत कुछ झेला है जब से पार्टीशन ऑफ बंगाल यहाँ पर हुआ था। ठीक है, उसके अलावा राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या आती है इसकी बच्चे, तो आप याद रखेंगे कैलकाटा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे या कैलकाटा या कोलकाता भी लिख देते हैं, कौन सी नदी के किनारे है, तो आप याद रखेंगे हुगली नदी के किनारे है। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, ध्यान देना है आपने, वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो वो भी आप याद रखेंगे कहाँ पर मिलता है, वेस्ट बंगाल में, जिसका नाम क्या आता है बच्चे आपके पास, सुंदरबन, ये आप क्लियर रखेंगे। और अभी कुछ हफ्तों पहले एक मैंग्रोव वाली न्यूज़ चल रही थी, तब भी मैंने आपको बोला था कि मैंग्रोव्स हमें कहाँ ज़्यादा मिलते हैं, तो वो यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या ये बॉर्डर भी शेयर करता है इंटरनेशनल, बिल्कुल, किस किस के साथ करता है यहाँ पर, भूटान, याद रखेंगे नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और किसके साथ करता है, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, सीएम कौन है यहाँ पर, ममता बनर्जी, ठीक है, आप सबको पता ही है, और गवर्नर है यहाँ पे CV आनंद बोस, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला आता है खजुराहो डांस फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है, मध्य प्रदेश में, और ये जानने वाला है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, देखो क्या हुआ है, कहता है जो वहाँ पे CM है, मतलब मध्य प्रदेश के जो CM है जिनका नाम है मोहन यादव, क्या नाम है बेटा इनका, तो मध्य प्रदेश
प्रदेश के सीएम का नाम है मोहन यादव, याद रखना है आपने। इन्होंने क्या करा था, 51st एडिशन को क्या करा यहाँ पर लॉन्च करा था, या 51st एडिशन ओपन करा था किसका, खजुराहो डांस फेस्टिवल का। ये आपने याद रखना है, 20 से लेकर 26 फरवरी तक ही चलता है। इसमें कितने आर्टिस्ट आए थे, तो क्या लिखा है यहाँ पे 139 आर्टिस्ट। कौन से डांसर्स के यहाँ पे, तो क्लासिकल डांसर्स याद रखेंगे, और उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपने उसको डांस को क्या करा है, रिकॉर्ड करा है। कितने घंटे डांस करा है इन्होंने, तो 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकंड, ये आप याद रखेंगे, इन ग्रैंड क्लासिक रिले डांस रिले मैराथन। और इसका इनॉग्रेशन कब हुआ, 51st खजुराहो डांस फेस्टिवल मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में ही एक सिटी आती है जिसका नाम है ग्वालियर। क्या नाम आता है, ग्वालियर, और यूनेस्को ने इसे सिटी ऑफ म्यूजिक भी कहा था। ठीक है, ये पिछले साल की न्यूज़ हैं, ये आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, कहता है द क्लासिकल डांस रिले मैराथन वॉज इनॉग्रेटेड बाय, उनके सीएम के द्वारा उद्घाटन किया गया, और उनके सीएम का नाम क्या आता है, मोहन यादव। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो मोहन से याद करो, मैंने आपको बताया था कि मोहन जो है एक राजा थे। ठीक है, मोहन राजा नहीं थे, एक राजा था जिसका नाम था जूडियो करके। उस जूडियो राजा को मोहन नाम का 1951 में क्या मिला था, वाइट टाइगर मिला था। तो अगर आपको याद होगा, इंडिया का पहला वाइट टाइगर जो ब्रीडिंग सेंटर है वो कहाँ पर खुलने जा रहा है, तो वो कहाँ पर खुलेगा, मध्य प्रदेश में। ये आप इसके साथ यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, अगला, अगर हम खजुराहो की बात करते हैं बेटा, तो आपको याद रखना है यहाँ पर खजुराहो जो है, ये खजुराहो ये ग्रुप ऑफ टेम्पल है एक्चुअली में। ठीक है, क्या है बच्चे यहाँ पे, ये ग्रुप ऑफ टेम्पल है, याद रखना है। कौन से स्टाइल का बना हुआ है, तो आप याद रखेंगे नगर स्टाइल का बना हुआ है, क्लियर रखेंगे आप इसे। उसके अलावा अगर हम बात करें कौन सी डायनेस्टी ने बनाया था, तो चंदेला डायनेस्टी ने इसे क्या करा था, यहाँ पर बनवाया था। इसमें किस किस धर्म के बारे में मेंशन है, तो जैनिज्म और हिंदुइज्म के बारे में ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, तो खजुराहो क्या है, इज़ अ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं, इसे चंदेला डायनेस्टी ने बनाया था। अगर हम बात करें 900 से लेकर 1130 तक जो है, या 1100 तक इसे क्या करा था, बनाया था किसने, तो आप याद रखेंगे 1130 तक इसे किसने बनाया था, तो चंदेला डायनेस्टीज़ ने बनाया था। और किस धर्म के साथ एसोसिएटेड है ये टेम्पल्स, तो आप याद रखेंगे जैन और हिंदू टेम्पल्स के साथ यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर एसोसिएटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, और एक हाइपर लूप टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, बात करते हैं, समझते हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम ट्रेन की बात करें, तो अगर मैं आपको ट्रेन की बात करूं, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर आ जाती है कि ये ट्रेन की पटरी है, और ट्रेन की पटरी पे मान लेते हैं कि ये अपने पास पहिए आ गए और ये डब्बे आ गए, मान लो, है ना। अब मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी भी नहीं है, तो आप ध्यान रखना, वहाँ पर डब्बे आ गए। ठीक है, तो आप गौर करते हैं कि पटरी के ऊपर अगर हम बात करें तो वो चक्के चल रहे हैं। ठीक है, चक्के चल रहे हैं, जिसके कारण उनमें कौन सी फोर्स लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है यहाँ पे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, पर अब इससे कुछ और ज़्यादा बेहतरीन, बुलेट ट्रेन से भी आगे कुछ बेहतरीन तैयार होने की तैयारी हो रही है, और इसका ठेका IIT मद्रास को दिया गया है। इसे यहाँ पर लॉन्च करने की बात की जा रही है। समझाती हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, कहता है इंडिया अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन इन ट्रांसपोर्टेशन with the unveiling of पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक IIT मद्रास के द्वारा। ठीक है, क्या प्रॉब्लम बात है, देखते हैं। कहता है हाइपर लूप टेक्नोलॉजी, गौर करना, पहले ये कौन लेकर आया था, इसे लेकर आए थे एलन मस्क, और इन्होंने पहली बार इस तरीके की इसको क्या करा था, प्रपोज करा था 2013 में, ताकि जितना भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल है उसे क्या किया जा सके, कम किया जा सके, और समय को और भी ज़्यादा कम यहाँ पर किया जा सके। इसके बारे में बात यहाँ पर की गई थी। ठीक है, आइए बात करते हैं और समझते हैं क्या होती है हाइपर लूप टेक्नोलॉजी। ठीक है, आइए देखिए, हाइपर लूप टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, तो हाइपर लूप टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप गौर कर पा रहे हैं, तो ये ट्यूब जैसी आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, गौर करना, समझना यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, देखो, अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर, अब रुको मैं तुम्हें यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ ताकि तुम्हें याद रह जाए। ठीक है, इधर ही बनाती हूँ। देखो,
क्या सीन है बेटा कि इस तरीके से गौर करना, इस तरीके से क्या बनाई जाएगी, एक ट्यूब बनाई जाएगी। ठीक है, गौर करना, इस तरीके से क्या बनाई जाएगी बच्चे, एक ट्यूब बनाई जाएगी। और इस ट्यूब के अंदर, ट्यूब भी कह सकते हो आप इसे, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, टनल भी कह सकते हो। एक इस प्रकार की टनल बनाई जाएगी। इस टनल के अंदर जितना भी एयर है, जितनी भी एयर है, उसे क्या कर दिया जाएगा, एयर को रिलीज कर दिया जाएगा। खैर ये पॉसिबल नहीं है कि पूरी एयर रिलीज हो जाए, पर एयर रिलीज कर दी जाएगी। और यहाँ पे क्या क्रिएट किया जाएगा, क्या क्रिएट किया जाएगा, वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा। अगर वैक्यूम क्रिएट हो गया, गौर करना, वैक्यूम क्रिएट हो गया तो आगे अगर हवा ही नहीं है तो हवा, जब जैसे हम साइकिल चलाते हैं, जब हम साइकिल चलाते हैं तो हवा कहाँ पर आती है, हमारे मुंह की तरफ आती है ना। ठीक वैसे ही समझो कि जब अब कोई भी चीज़ यहाँ से अगर आगे चलना शुरू करेगी तो उसे कोई भी धकेलने वाली चीज़ नहीं होगी। तो पहला काम तो ये आसान हो गया। दूसरी बात याद रखनी है आपको, यहाँ पर एक पॉड बनाया जाएगा। ठीक है, एक डब्बा बनाया जाएगा, पॉड बनाया जाएगा, जिसमें कौन बैठेंगे बच्चा, जिसमें कौन बैठेंगे यहाँ पे, जिसके अंदर हम या आप कौन बैठेंगे, यहाँ पे लोग बैठेंगे। ठीक है, याद रखना है। और इसमें मतलब यहाँ पे कौन बैठेंगे बेटा, यहाँ पर हम बैठेंगे। अब अगर नोटिस करा जाए तो ट्रेन किसके ऊपर चलती है, पटरी के ऊपर चलती है। पर अगर हम बात करें इसको, इसके मतलब इस पॉड के लिए क्या लगाई जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर लगाई जाएगी। ठीक है, क्या लगाई जाएगी यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाई जाएगी। मतलब इस पॉड को कुछ इस तरीके से ऊपर से चुंबक के साथ जोड़ दिया जाएगा ताकि ये सीधा 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 इस तरफ चले। मतलब ये सतह से उठा होगा तो ये आपने याद रखना है अबव दी सरफेस, ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी को हम क्या नाम देंगे यहाँ पे, हाइपर लूप टेक्नोलॉजी, इसे नाम यहाँ पर हम देंगे। ठीक है, आओ और समझते हैं और क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप इसका इसके साथ खुद ही पढ़ लेना, मैं यहाँ पर पूरा आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। ठीक है, देखिए कहता है इसे क्यों जनरेट किया जा रहा है। मतलब हम ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं तो क्या बोला गया है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि नई दिल्ली और जयपुर का जो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसको क्या किया जाएगा, 30 मिनट के अंदर कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगाकर और आगे की तरफ पुश करेंगे और जिसके कारण ये 1000 या 1100 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी। और इस हिसाब से तो ये कोई भी एरिया को क्या कर लेगी, बड़े ही आसानी से कवर कर लेगी। ठीक है, तो ये आप इसके बाद का डेटा पढ़ लेंगे जो मैंने आपको भी वहाँ पर समझा दिया है सारा का सारा। ठीक है, वैक्यूम निकाली जाएगी, फलाना होएगा, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, या वहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, हाँ, पर एक बात और है बेटा, इसका खतरा भी रहेगा, इसके आने वाले टाइम पर खतरे भी रहेंगे, ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, आइए अगला कहता है एक्सटर्नल, अच्छा ये कौन सा सेक्शन शुरू हो गया, इंटरनेशनल, है ना। देखिए क्या कहता है, कहता है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, क्या नाम है, सुब्रमण्यम जयशंकर, इन्होंने पार्टिसिपेट कराए किसमें, 8वें इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में, जो कि कहां पर हुआ है बच्चे, मस्कट ओमान में इसे यहां पर पार्टिसिपेट किया गया है। कहता है थीम क्या थी, तो वोएज टू न्यू होरिजन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। और अगर हम बात करें क्या करना है, ये क्यों करवाई जा रही है मीटिंग, ताकि हमारा कॉपरेशन बढ़ सके और जो चैलेंजेस हैं इंडियन ओशन के अंदर, चाहे फिर वो ट्रैफिकिंग हो या फिर आप ऐसा कह सकते हैं इलीगल फिशरीज हो, कुछ भी हो, उसको यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, कहता है EAM मतलब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर, और कौन कौन वहाँ पर मिले हैं वो ठीक है, पर कहता है यहाँ पर एक डिज़ाइन भी किया गया है, किस चीज़ को, लोगों को, सेलिब्रेटिंग हमारे 70 साल किसके साथ, ओमान के साथ। तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसकी जो इंडियन ओशन रीजन है, तो इंडियन ओशन रीजन आप जब भी बात करेंगे तो ये इंडिया हो गया, और ये कौन सा आ गया आपके पास, इंडियन ओशन आ गया आपके पास यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिल जाता है, बहुत नीचे मिलता है, मतलब इस तरह देख लो, और यहाँ कहीं पे आ जाता है आपके पास कौन सा वाला सी, अरेबियन सी। ठीक है, तो इधर की जो कंट्रीज है, इधर से लेकर इधर तक का सारा एरिया किसके अंदर कवर किया जाता है, इंडियन ओशन रीजन के अंदर कवर किया जाता है। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्लियर हो गया आपके पास यहाँ तक का, और इसकी कैपिटल आप देख लेंगे यहाँ पे, मस्कट ओमान आपके पास आ जाता है। ठीक है, कहता है इसके साथ ही एक बुक भी लॉन्च की गई है जिसका नाम है मांडवी। मांडवी अगर आपको पता हो तो इसी नदी के किनारे कौन सा शहर है, गोवा है, याद रखेंगे आप। और कहता है इसके साथ हमने यहाँ पर बताई है। ठीक है, कहता है ऑन द साइड लाइन ऑफ द कॉन्फ्रेंस, जो ये है इसके साथ साथ बायलैटरल मीटिंग्स भी हुई हैं और फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, जिसमें ब्रुनेई, बांग्लादेश, ईरान, भूटान, श्रीलंका,
मालदीव्स, मॉरिशियस, नेपाल आपको देखने को मिलते हैं। ओमान की कैपिटल क्या आती है? मस्कट। करेंसी क्या आती है आपके पास? रियाल। ये याद रखेंगे, ठीक है। अगला कहता है 13th मिडकॉम मीटिंग हो रही है, ठीक है। कौन सी हो रही है बच्चे? यहाँ पे मिडकॉम। मिडकॉम का मतलब हो गया एक्चुअली में हम अपना डिफेंस कॉपरेशन किसके साथ स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं? यहाँ पे मलेशिया के साथ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। तो कहता है इस मीटिंग को को चेयर कौन करेंगे? तो राजेश कुमार सिंह करेंगे, याद रखना है, जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, सेक्रेटरी है वो उसके, यहाँ पर याद रखना है। और उसके बाद है ये आ जाएंगे कहाँ के? तो मलेशिया के आ जाएंगे। इतना नहीं काम करना, बस याद रखना आर्म्ड फोर्सेस के बीच में क्या होगी? यहाँ पे कॉपरेशन कराई जाएगी, ठीक है। और आपको पता होगा कि 2025 को हम क्या मना रहे हैं? ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहता है बोथ नेशंस रीअफर्म देयर कमिटमेंट टू फुली इम्प्लीमेंट न्यू इनिशिएटिव अंडर द डिफेंस पिलर कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। मतलब आपस में डिसाइड करते हुए यहाँ पर हम चलेंगे, ठीक है। उसके अलावा जब हम किसकी बात करते हैं? मलेशिया की बात करते हैं, ये आप इसके साथ देख लेंगे और क्या क्या मीटिंग यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन जानने वाला है। कहता है यहाँ पर मलेशिया एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ एशियान, याद रखना है आपने। और थीम क्या रहेगी यहाँ पे? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। हमारी मलेशिया के साथ एक एक्सरसाइज भी है जिसका नाम है हरिमाऊ शक्ति। क्या नाम है इसका? हरिमाऊ शक्ति, ये आप क्लियर रखेंगे। ये कैसी एक्सरसाइज है? तो आपको क्लियर रखना है ये कैसी आ गई आपके पास? मिलिट्री एक्सरसाइज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। आपको एक चीज और याद रखनी है जहां से इंडिया ट्रेड करता है, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अगर आपको याद होगा, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडियन ओशन को कनेक्ट कर देता है किसके साथ? तो आप याद रखेंगे पैसिफिक ओशन के साथ या फिर पैसिफिक ओशन के साथ, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेट वगैरह के, ध्यान देना, ठीक है। अगला आता है इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस। कैंपेन किसने चलाया? यहाँ पे यूनेस्को ने चलाया, ठीक है। यूनेस्को की जब भी हम बात करेंगे, यूनेस्को कब बना था? 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं इसके? पेरिस, फ्रांस, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं। कहता है यूनेस्को की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या करना है? इन्होंने सेलिब्रेट करनी है 10 साल एनिवर्सरी किसकी? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, जो कि कब किया गया है? 11 फरवरी 2025 को। किसके साथ यहाँ पे? तो कनाडा के इंटरनेशनल डेवलपमेंट सेंटर के साथ, ठीक है। कहता है यूनाइटेड नेशन ने बोला था कि 11 फरवरी हर साल क्या मनाएंगे हम? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स मनाएंगे यहाँ पर किस फील्ड में? साइंस में। वैसे तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को आएगा आपके पास। उसके बाद कहता है थीम क्या है यहाँ पे? तो एवरी वॉइस इन साइंस। ये कैंपेन किसने चलाया था? तो यूनेस्को ने, ताकि लड़कियों का पार्टिसिपेशन बढ़े किस फील्ड में? यहाँ पर साइंस की फील्ड में। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। आगे अगला कहता है इसके बाद का FATF की प्लेनरी मीटिंग हुई है। कौन सी मीटिंग हुई है बच्चे? तो आप याद रखेंगे प्लेनरी मीटिंग। अब प्लेनरी होती क्या है? तो गौर करना है, ये सबसे हाईएस्ट, ध्यान देना, डिसीजन मेकिंग क्या होती है? यहाँ पे मीटिंग होती है, ठीक है। इसी में सारी चीजें क्या की जाती हैं? FATF के द्वारा डिसाइड की जाती हैं, ठीक है। गौर करते हैं। कहता है FATF की जब हम बात करते हैं तो ये ग्लोबल वॉचडॉग है। किसको देखता है? ताकि कोई भी कंट्री फाइनेंशियल क्राइम ना करे। याद रखना है आपने, फाइनेंशियल क्राइम मतलब मनी लॉन्ड्रिंग ना करे, या उस पैसे को टेररिज्म पे ना लगाए, या टेररिज्म फाइनेंस ना करे। इन सब चीज़ों को देखने का काम किसका है? इस बॉडी का है, आपने याद रखना है, ठीक है। और प्रेसिडेंसी कहाँ थी इस बार? तो पेरिस, फ्रांस, याद रखेंगे। केन्या ने ज्वाइन कर लिया है एज अ गेस्ट, याद रखना है। रशिया की मेंबरशिप अभी भी क्या है? यहाँ पर सस्पेंडेड है। लीडरशिप चेंज यहाँ पर किसके पास आ गया? तो मिस्टर गाइल्स थॉमस ये यहाँ पर क्या बनेंगे? नेक्स्ट इसके वाइस चेयरपर्सन या वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो इनको कहाँ डाला गया है? वर एडेड इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। किसके अंदर डाला गया बच्चे? ग्रे लिस्ट। अब गौर करो, FATF के अंदर 2 लिस्ट आती हैं, ठीक है, ध्यान देना। एक आती है ब्लैक लिस्ट और एक कौन सी आती है? ग्रे लिस्ट, ठीक है। ग्रे लिस्ट वो है बच्चे जो कि FATF मतलब ऐसी कंट्रीज की लिस्ट है जो कि किसके साथ मतलब जो कि FATF के साथ क्या करती हैं? अपनी इच्छा जताती हैं और कहती हैं कि जो आप हमारे लिए पैरामीटर्स लेकर आएंगे हम उसी के अकॉर्डिंग काम करने को तैयार हैं। तो ये कौन कहता है? ग्रे वाले कहते हैं। और ब्लैक वाले तो मानते ही नहीं है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? वो टेररिज्म
टेररिज्म फंडिंग कर रहे होते हैं, मतलब ऐसी कंट्रीज़ हैं जो FATF के साथ कंप्लाइज करना ही नहीं चाहती हैं और जो मानती हैं कि उनके देश में ऐसा तो कुछ होता है, मतलब ऐसा तो कुछ होता है जो कि इलीगल, मतलब फाइनेंस के मैटर पे इलीगल चलता है, ठीक है। और ऐसी कंट्रीज़ को बहुत नुकसान होता है, याद रखना, उनको किसी भी प्रकार का IMF, ADB इन सब से लोन नहीं दिया जाता है, ठीक है। और एक और बात, अगर हम बात करें तो फिलीपींस को क्या कर दिया गया है, ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। उसके बाद FATF के हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस। कब बना था, 1989। और ये जो हाईएस्ट डिसीजन मीटिंग है ये साल में कितनी बार होती है, 3 बार, तो फरवरी, जून और अक्टूबर आप याद यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्या आता है आपके पास, आईडेक्स और क्या आ जाता है, आयोडेक्स नहीं, आईडेक्स और क्या आ जाता है यहाँ पे, नेपडेक्स, ये बात कर लेते हैं, ठीक है। आइए, कहता है 17वां एडिशन हुआ है किसका, इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन। नाम से क्लियर हो गया, डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं या जितनी भी आर्म्स या एमिनिशंस हैं उनका एग्जीबिशन कहाँ पर हुआ है, तो आप गौर करेंगे। एंड द 8th, देखो ध्यान देना, एक तो इनका हुआ है, उसके अलावा 8वां नेवी डिफेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्जीबिशन भी हुआ है। ये कहाँ पर हुआ है बच्चे, अबू धाबी में, याद रखना। और किस के अंदर हुआ है, या मतलब किसकी पैटर्नेज के अंदर हुआ है, तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान के अंदर ये हुआ है, ठीक है। कौन पार्टिसिपेट कर रहा है इंडिया से, तो आप गौर करेंगे कौन गया होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड, याद रखेंगे। और उस शिप का नाम क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो गई है उसका नाम क्या है, शूर। ये एक बहुत ही ऑफशोर क्या है, पेट्रोल वेसल है। पेट्रोल मतलब जिसने इंडिया की मैरीटाइम को क्या कर रखा है, स्ट्रॉन्ग कर रखा है, ये काम इस शिप ने कर रखा है। कहता है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बेस्ड इन गोवा प्रेजेंटेड इट्स लोकली फास्ट पेट्रोल वेसल, और उसके अलावा यहाँ पर सब चीज़ों को पेश किया गया है, ठीक है। तो ये आप क्लियर यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अबू धाबी, यूएई की जब भी हम बात करेंगे तो यूएई की कैपिटल क्या आ जाती है बच्चे, अबू धाबी आ जाती है, और करेंसी क्या चलती है यहाँ पे, दिरहम। ये आपने क्लियर यहाँ पर रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला, ऑस्ट्रेलिया इन्वेस्ट करने जा रहा है कितना, 16 मिलियन, ताकि इंडिया और उसके इकोनॉमिक टाइज को और स्ट्रॉन्ग किया जा सके, ठीक है। गौर करते हैं क्या बोला गया, देखो कहता है यहाँ पर आपके पास गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने एक नया रोड मैप बनाया है इकोनॉमिक पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कहाँ कहाँ पे, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड इन्वेस्टमेंट एसिलरेटर फंड, और किसमें कितने इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने, तो 16 मिलियन, याद रखना है। अब किन किन बातों पर बात होगी, देखो क्या लिखा है, कहता है सबसे पहले क्लीन एनर्जी, जिसके लिए हम सब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बार बार कह रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्या लिखा है इसके बाद का यहाँ पर, एजुकेशन, उसके बाद क्या, स्किल, एग्री बिजनेस, और उसके साथ क्या आता है आपके, एग्री मतलब एग्रीकल्चर बिजनेस, और टूरिज्म, ये आप इसके साथ याद रखेंगे। ये तो दिए ही हैं 16 मिलियन, इसके साथ और 4 मिलियन खर्चा जाएगा किस चीज़ के लिए, मित्र, मैत्री मतलब यहाँ पर फ्रेंडशिप ग्रांट प्रोग्राम, जिससे बिजनेस, कल्चर, पीपल टू पीपल रिलेशन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर और ठीक हो सकें, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारे पास क्वाड का मेंबर है। अगर आपको पता होगा क्वाड के 4 मेंबर है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और उसके अलावा US, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो इंडिया क्या बन सकता है यहाँ पर, तो इंडिया जो है वो एक्सपेक्टेड है कि इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, कब तक, 2030 तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, कैपिटल करेंसी आप चेक कर लेंगे। अगला आता है टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट आए हैं कहाँ के पूरे वर्ल्ड के, और इनके बारे में भी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। और ये कब की बात हो रही है, 2025 की बात हो रही है, ठीक है। देखिए कहता है किसने यहाँ पर निकाला है, तो आप याद रखेंगे ल्यूटन बेस्ड एयर कंसल्टेंसी फर्म ऑफलाइन एयरलाइन गाइड, इसने क्या करा है, अपनी रिपोर्ट को पेश करा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो दिल्ली एयरपोर्ट मतलब जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका रैंक 8वां आया है, मतलब 10 ऐसे बिजी एयरपोर्ट हैं जिसमें से एक नाम किसका आता है, हमारी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम आ जाता है, ठीक है। कहता है अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, इसके बारे में बात करते हैं, तो डेल हैज़ रजिस्टर्ड हाईएस्ट कैपेसिटी ग्रोथ इन फरवरी 2025, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। उसके बाद है दुबई जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, याद रखना है। कितनी मिलियन सीट बोली यहाँ पे, तो 4.8, ये जानने वाली बात आपके पास निकल कर आ जाती है। उसके बाद है यूके बेस्ड एलांटा
एटलांटा हार्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सेकंड रैंक लेता है यहाँ पर। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूके बेस्ड लंदन हेथ्रो एयरपोर्ट, इसकी पोजीशन क्या दिखती है आपको, ये यूरोप का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है और रैंक क्या आता है इसका 5वां, याद रखना है, ठीक है। तो फैक्चुअल है, इसमें और कुछ नहीं करना है आपने, बस इस तरीके से इसको तैयार कर लेना है। अगला सेक्शन क्या आता है आपके पास यहाँ पर, तो आप गौर करेंगे अगला सेक्शन आता है आपके पास कौन सा वाला, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या न्यूज़ यहाँ पर कहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का और अगला देखते हैं। कहता है गोवा का मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको मोपा एयरपोर्ट भी कहा जाता है, ये पहला ऐसा एयरपोर्ट बनेगा जिसको सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। जैसे गोल्डन ट्रॉफी मिली है, किस चीज़ के, किसने दी है ये ट्रॉफी, तो आप याद रखेंगे नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने। क्यों? क्योंकि किस फील्ड में मिली है और इनको, तो आपको याद रखना है सर्विस सेक्टर में, ठीक है। माना जाता है बच्चे ये मतलब जो सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार हैं ये कब बने थे, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट ने बनाए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। और ये किनको दिए जाते हैं, जिन्होंने सेफ्टी एंड हेल्थ परफॉर्मेंस पे ज़्यादा जोर दिया होगा, ठीक है। ये किसके नाम पर है, तो आप सबको पता होगा जो इंडिया के बहुत पुराने डिफेंस मिनिस्टर थे जिनका नाम क्या था, मनोहर पारिक, उनके नाम पर इसका नाम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए गोवा की कैपिटल क्या आती है, तो आप याद रखेंगे गोवा की कैपिटल क्या आती है, पणजी, याद रखना है। गोवा कौन सी नदी के किनारे है, तो अभी हमने बात करी थी मंडोवी, क्लियर रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गोवा कब बना था, तो आप याद रखेंगे 30 अगर हम बात करें 30 मई 1987 को क्या बना था हमारे पास, गोवा, मतलब गोवा को स्टेटहुड बनाया गया था। और गोवा लिबरेट हुआ था किससे, तो पोर्टुगीज से, याद रखना है आपने। और कौन सा ऑपरेशन चला था, तो आपको कई बार बताया है ऑपरेशन विजय चलाया गया था, किसके खिलाफ, यहाँ पर पोर्टुगीज के खिलाफ, ठीक है। चलिए अगला आता है सुनील भारती मित्तल, ये भारती जो एंटरप्राइज है उसके फाउंडर हैं और इन्होंने भी इंडिया और यूके के रिलेशंस को टाई अप या मेंटेन करने का काम करा है। जैसे पिछली बार टाटा ग्रुप के थे, उन्हें मिला था, ठीक है। तो ये फैक्चुअल है, आप इसके साथ पढ़ लेंगे और जो आपको डाउट अगर रहेगा तो आप यहाँ पर पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए अगला आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका नाम क्या आता है, धनवंतरी अवार्ड, याद रखना, ठीक है। गौर करना बच्चे, धनवंतरी कौन थे, तो आपको याद रखना है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, धनवंतरी को हम क्या कहते हैं, गॉड ऑफ हेल्थ कहते हैं, ठीक है। मतलब एक अच्छी हेल्थ प्रदान करने वाले भगवान, ये आप इन्हें यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं हम, गॉड ऑफ हेल्थ कहते हैं और क्या कहते हैं इनको, मेडिसिन भी कहा जाता है, आपने याद रखना है, ठीक है। और माना जाता है धनवंतरी कौन थे, तो ये लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशन है जो कि बीमारियों से हमें क्या करते हैं, बचाते हैं, ठीक है। कहता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने क्या करा है यहाँ पर, नेशनल धनवंतरी अवार्ड किनको दिया यहाँ पे, तो 3 प्रैक्टिशनर्स थे जिनका कंट्रीब्यूशन किस फील्ड में ज़्यादा है, इंडिया की ट्रेडिशनल मेडिसिन को बचाने में काम है, उनको यहाँ पर दिया गया। तो उसमें से एक है वैद्य, या आप उनके वैद्य भी कह सकते हैं, वैद्य ताराचंद शर्मा, वैद्य मायाराम, याद रखेंगे, और वैद्य समीर गोविंद जमदाग्नि, ये आपके पास यहाँ पर निकल कर आता है। जो वैद्य ताराचंद शर्मा है उनकी मास्टरी है किसमें, नाड़ी विद्या में, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, नाड़ी वैद्य भी कह सकते हैं आप इसे, ये आप इसके साथ आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। जब भी हम आयुर्वेदा की बात करते हैं बेटा, ठीक है, देखो जैसे लिखा ना आयुर्वेदा, जब भी हम आयुर्वेदा की बात करते हैं, आयु का मतलब क्या हो गया बच्चे, तो आयु का मतलब तो लाइफ हो गया, और वेदा का मतलब आपके पास क्या हो गया, नॉलेज हो गया, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, तो जो नॉलेज ऑफ लाइफ है उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, उसी को हम कहते हैं यहाँ पे, ये साइंस एंड नॉलेज भी कह सकते हैं, मतलब आयुर्वेदा नॉलेज ऑफ लाइफ है या साइंस ऑफ लाइफ है, ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ लेंगे, ठीक है। और ये इवेंट कहाँ पर हुआ था, तो लिखा नहीं है, लिख लेना, ये इवेंट कहाँ पर हुआ था, मुंबई में, क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला, उसके बाद इन सबको क्या क्या मिला है ये आप इसके साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। और हर किसी को क्या मिला है, लॉर्ड धनवंतरी की क्या मिली है, यहाँ पे एक स्टैचू मिली है, उसके अलावा सिटेशन जो सर्टिफिकेट मिलता है, ट्रॉफी फीचरिंग, और कैश कितना मिला है यहाँ पे, 5 लाख रुपए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सेक्शन कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे, रिपोर्ट और रैंकिंग, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। 2024 बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें
में इस लिस्ट को किसने पेश करा है, तो एक्सिस बैंक लिमिटेड, बरगंडी प्राइवेट लिमिटेड एंड हुरून इंडिया ने इसे पेश करा है। ठीक है, कहता है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि कहाँ से है, मुंबई महाराष्ट्र से, इनका क्या है, इनकी टॉप पोजीशन आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड कौन आता है आपके पास यहाँ पे, टाटा कंसल्टेंसी वाले, और उसके बाद थर्ड देखेंगे तो HDFC आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो टोटल वर्थ तो याद करने की कभी जरूरत नहीं है, ये सीधे सीधे फैक्चुअली बनेगा आपके पास। अगला आता है वर्ल्ड रेप्यूटेशन इंडेक्स, और रैंकिंग भी कह सकते हैं, इंडेक्स भी कह सकते हैं। ये किसके साथ एसोसिएटेड है बेटा, तो आप गौर करेंगे ये यूनिवर्सिटीज के साथ क्या आता है आपके पास एसोसिएटेड देखने को मिलता है। ठीक है, कहता है जो टाइम्स हायर एजुकेशन है इन्होंने क्या करा है, इसको पेश करा है। माना जाता है कि जो हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप रैंक करती है, यहाँ पर याद रखेंगे। उसके अलावा मैसाचुसेट आ जाती हैं, उसके बाद और ऑक्सफोर्ड आ जाती है, इनका क्या आता है, इन दोनों का सेकंड पोजीशन है। इंडिया की अगर हम बात करें 4 ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनको इसके अंदर इंसर्ट किया गया है, उसमें IIT आ जाता है, कौन सा वाला, बेंगलुरु बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आ जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें IIT दिल्ली आ जाता है, IIT मद्रास आ जाता है, और ये वही मद्रास है जो क्या बना रहा है अभी, हाइपर लूप टेक्नोलॉजी को बनाने जा रहा है। ठीक है, शिक्षा अनुसाधन या अनुसंधान विच इज़ अ प्राइवेट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बेस्ड इन भुवनेश्वर उड़ीसा, इन्होंने अपना लेटेस्ट रैंकिंग अभी यहाँ पर पेश करा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला आता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक और सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इन्होंने अपनी रिपोर्ट को पेश करा है, और इसमें क्या बोला गया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्रेस है किस रीजन में, एशिया और पैसिफिक वाले रीजन में, उसकी यहाँ पे चीज़ों को पेश कराए। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पर कहता है, आपको पता है ना कितने गोल्स है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कितने हैं, 17 है, कितने टारगेट है, 169 टारगेट्स हैं, और याद रखना है आपको इनको कब तक अचीव करना है, 2030 तक अचीव करना है। ठीक है, उसके अलावा कहता है यहाँ पर आपको याद रखना है ब्रंटलैंड कमीशन, ठीक है, ब्रंटलैंड कमीशन का एक रिपोर्ट आई थी, ब्रंटलैंड कमीशन ने एक रिपोर्ट पेश करी थी, जिस रिपोर्ट का नाम क्या था, आर कॉमन फ्यूचर। क्या नाम था इसका, आर कॉमन फ्यूचर, और ये आर कॉमन फ्यूचर वाली रिपोर्ट कब पेश हुई थी, 1987 में। इसी के अंदर पहली बार एक टर्म इंट्रोड्यूस की गई थी जिसका नाम क्या था आपके पास, तो आप याद रखेंगे जिसका नाम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब कहता है कि जो एशिया पैसिफिक वाला रीजन है उन्हें किन किन चीज़ों पे और जोर देने की ज़रूरत है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1, 2, उसके बाद 9, 12, 15 और 16 ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, फिर इसका नाम वाम चेंज कर दिया गया था यूनिस्कैप का, तो आप देख लेंगे, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बैंकॉक थाईलैंड। कब बना था, 1947 में। ठीक है, अगला सेक्शन कौन सा आता है अब आपके पास, यहाँ पे डिफेंस और मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सागर कवच कहाँ पर हुई है, तो ये 2 दिनों की कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज हुई है। कहाँ पर हुई है, तो आप याद रखेंगे वेस्ट बंगाल में, और इसे जो कोस्ट गार्ड रीजन है, जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, उन्होंने पार्टिसिपेट कराए। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे ताकि और सर्वेलेंस किया जा सके और आगे जो थ्रेट है, टेरर जो थ्रेट होता है, उससे बचा जा सके। ठीक है, अगला कहता है इंडियन नेवी ने अपनी एक पुरानी शिप का नाम था गुलदार, इसको दे दिया है किसको, तो आप याद रखेंगे महाराष्ट्र को सौंपा है यहाँ पे। और क्यों दिया है बच्चे, क्योंकि उन्होंने इसका क्या करना है, इसको पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल रीफ के तौर पर बनाना है। ठीक है, कहता है MDTC हैज टेकन द शिप अंडर देयर चार्ज, इसको साफ सफाई करेंगे, या फिर इसमें से ये भी देखेंगे कहीं तेल लीकिंग तो नहीं है, जब लोग घूमने जाएं तो कोई प्रॉब्लम ना आए, सारी चीज़ें चेक वेक करके क्या किया जाएगा, इसे यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, कहता है जो गुलदार है वो कहाँ पर बनी थी, तो गदनिया शिपयार्ड पोलैंड में बनी थी, और इसे इंडियन नेवी को दिया गया था कब, 1985 में। ठीक है, और इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं, तो सबको पता है 4 दिसंबर, और चीफ कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, ये आप इसके साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो अगला आता है आपके पास इंडिया और जापान की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम क्या है, धर्म गार्जियन, याद रखेंगे आप। और कहाँ पर हुई है, तो जापान में ही हुई है, याद रखना है। ये एक एनुअल इवेंट है इंडिया और जापान का, जो कि कब से मना रहे हैं, 2008 से। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इंडिया और जापान ने अदर मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी करी हैं, जैसे जिमेक्स, वीर गार्जियन, याद रखना है। उसके अलावा क्वाड मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा
एक एक्सरसाइज और होती है मालाबार, जिसमें वही क्वाड वाली कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो जापान के पीएम कौन आते हैं, शिगेरू इशिबा, याद रखना है आपने। और उसके अलावा अगर हम बात करें कैपिटल क्या आती है टोक्यो और करेंसी क्या आती है येन, ठीक है। चलिए अगला कहता है डीआरडीओ ने क्या करा यहाँ पे, फ्लाइट ट्रायल कराए किसका, NASM-SR का मतलब नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का क्या करा गया है, यहाँ पे टेस्ट किया गया है। आप सबको पता है इंडिया डिफेंस के सेक्टर पे 4th नंबर पे रैंक करता है और इस प्रकार की चीज़ें की जाती हैं ताकि हम अपनी डिफेंस सिक्योरिटी को या हम अपने डिफेंस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बना सकें, ठीक है। तो ये टेस्ट किया गया था कहाँ से, चंदीपुर से। और चंदीपुर कहाँ पर आता है, तो आप याद रखेंगे उड़ीसा से, उड़ीसा में ये आपके पास आता है, ठीक है। माना जाता है इस मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये अपने टारगेट पे बिल्कुल एक्यूरेटली जाती है। इसके ऊपर रेडियो अल्टीमीटर लगा हुआ है और अगर आपको लगता है कि मैंने एक बार मिसाइल दाग दी है तो मिसाइल दागने के बाद भी, मतलब मिसाइल का टारगेट सेट करने के बाद भी ये ऐसी है जिसके अंदर आप उसके टारगेट को बाद में चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला आता है आपके पास डीआरडीओ क्या है, इंडिया की प्रीमियर एजेंसी है, याद रखना है। चेयरमैन कौन है, तो समीर वी कमात है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली। और कब बनी थी, 1958 में, ठीक है। चलिए अगला सेक्शन कौन सा आता है, स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स में क्या बोला गया, देखिए कहता है इंडिया के जो पंकज अडवाणी है उन्होंने 2025 का एशियन स्नूकर जो चैंपियनशिप है उसका मेन टाइटल यहाँ पर जीत लिया है। किसे हराया था, तो अमीर, ये कहाँ के थे, ईरान के, याद रखेंगे। इन्होंने चैंपियनशिप कितनी बार जीती है, फॉर द 14th टाइम इन द एशियन स्नूकर एंड बिलार्ड्स टूर्नामेंट, ठीक है। एशियन कॉन्फेडरेशन ऑफ बिलार्ड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज्ड, ये किस किस चीज़ की बताती है ये आप देख लेंगे इसके साथ का, ठीक है। चलिए अगला क्या आता है, ये आप यहाँ पे कवर कर लेंगे, इसमें और इंडिया वाला कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो बस अपना नाम आपको क्लियर रखना है। कहता है 2025 का जो आर्चरी एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 1 है वो कहाँ पर हुआ है, बैंकॉक थाईलैंड पे, याद रखना है। इसमें जो है इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, 8 मेडल हम लेकर आए हैं जिसमें 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सेकंड रैंक किसका रहा है हमारे साथ, तो आप याद रखेंगे कोरिया का, ये आप इसके साथ क्लियर रख लेंगे, ठीक है। अगला कहता है मोहन बेगन सुपर जायंट, ठीक है। पहले इसके बारे में पढ़ते हैं यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है, कहता है मोहन बेगन सुपर जायंट कॉमनली रेफर्ड टू एज मोहन बेगन, और ये कौन थे, इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है, कहाँ का, कोलकाता वेस्ट बंगाल का। इसकी स्थापना हुई थी 1889 में और ये सबसे पुराना फुटबॉल क्लब दिखता है एशिया का। अब यहाँ पर कहाँ पर हुआ है ये, तो आप याद रखेंगे। इसमें कौन जीता है, तो आप याद रखेंगे कौन जीता है यहाँ पर, तो आप क्लियर, जो मोहन बेगन सुपर जायंट है इन्होंने इस कप को यहाँ पर क्या करा है, जीता है, ठीक है। तो कोलकाता बेस्ड सिक्योर द शील्ड 1-0 ट्रॉफी ओवर उड़ीसा के फुटबॉल क्लब। तो उड़ीसा वाले फुटबॉल क्लब को हरा दिया है और इस वाले फुटबॉल क्लब ने इसको जीता है, ठीक है। अगला आता है आपके पास कौन सा वाला सेक्शन, यहाँ पर बैंकिंग और इकोनॉमी बात कर लेते हैं, ठीक है। आइए, कहता है NSDL और CSDL ने एक लॉन्च करा है क्या यहाँ पर, यूनिफाइड इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो क्या बोलता है समझते हैं इसके बारे में भी और बात कर लेते हैं क्या इसके अंदर लिखा गया है, ठीक है। आइए बात करते हैं। कहता है मुंबई का जो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है और जो सेंटर का डिपॉजिटरी लिमिटेड है उन दोनों ने कोलैब कराए ताकि जो मार्केट रेगुलेटर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है जिसका नाम क्या होगा, CDSL ने क्या बनाया है, माई ईजी। और उसके बाद क्या यहाँ पे स्पीड EB इनके पास आ जाता है ताकि जो इनके इन्वेस्टर हैं उनको फाइनेंशियली प्रॉपर स्टेटमेंट मिल सके, शेयर होल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारी चीज़ें उनको यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके। UIP सोर्सेज डेटा डायरेक्टली फ्रॉम एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज एंड क्लियरिंग फर्म्स, ये आप इसके साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इस ऐप के थ्रू अपनी चीज़ों का पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगला आता है RBI ने पेनल्टी लगा दी है। तो ये करंट अफेयर मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, ठीक है। क्या किया जाता है, जब RBI के नॉर्म्स को नहीं माना
माना जाता है तो आरबीआई क्या कर देता है, यहाँ पे इस तरीके के चार्जेस लगा देता है। ठीक है, आइए अब कहता है बच्चे आपके पास यहाँ पे आरबीआई ने क्या करा है, गौर करते हैं। आरबीआई ने जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, जो शहरों में ऋण प्रदान करते हैं, जो छोटे छोटे बैंक्स होते हैं, उनके लेंडिंग नॉर्म्स को, मतलब उनके लोन देने के जो नॉर्म्स हैं उनको रिवाइज करा है, और इसी के अंदर जो स्मॉल वैल्यू लोन्स होते हैं उनकी डेफिनेशन को आगे बढ़ाया है। ठीक है, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो कहता है पहले क्या होता था, पहले समझो फिर नया वाला समझ में आ जाएगा। पहले क्या होता था कि अगर हम बात करते हैं कोई भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, क्या कहता है, अगर मान लेते हैं पहले ये नॉर्म कहता था कि अगर कोई भी जो लोन है जो कि 25 लाख से कम या 0.2% ऑफ टियर 1 कैपिटल आता है तो उसे हम स्मॉल वैल्यू लोन कहा जाता था, और इसकी अपर लिमिट कितनी होती थी, 1 करोड़ पर बोरोवर होती थी। ठीक है, अब आइए अब यहाँ पे क्या चेंज आया ये पढ़ते हैं। कहता है अब जो है वो इस लोन को फिर से क्लासीफाई करके कितना किया गया है, 25 लाख जो कि पहले था, पर यहाँ पे कितना बोल दिया गया, तो यहाँ चेंज आया 0.4% ऑफ टियर 1 कैपिटल, और याद रखना है पहली सीलिंग कितनी थी, 1 करोड़ पर बोरोवर पे, अब यहाँ पर कितनी हो चुकी है, 3 करोड़ पर बोरोवर पे। हाउसिंग लोन्स को क्या कर दिया गया, यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर पे कम किया गया है ताकि लोग और इस चीज़ से आगे जुड़ सके। रिवाइज्ड कैप फॉर रेसिडेंशियल मॉर्टगेजेस अप टू 25% ऑफ टोटल लोन्स, पहले 10% होता था, अब इसे 25% कर दिया गया है। मॉर्टगेज का मतलब होता है जब्त कर लेना प्रॉपर्टी को। रियल एस्टेट ने क्या कर दिया है, 5% की कैपिंग लगा दी है, और बिल्डर और डेवलपर ने कितना करा है, 5% ऑफ टोटल लोन्स। ठीक है, अगला कहता है आपके पास आरबीआई का, जो अगर हम बात करते हैं आरबीआई ने रिस्क रिड्यूस को क्या कर दिया है, यहाँ पर कम कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया बच्चे, यहाँ पे रिस्क रिड्यूस को यहाँ पर रिस्क वेट को कम कर दिया है। ठीक है, रिस्क वेट क्या होता है समझते हैं। ठीक है, देखिए आरबीआई कहता है कि मैं इन छोटे छोटे बैंकों को, जिसमें एनबीएफ हो गया, ठीक है, एनबीएफसीज हो गया, उसके बाद माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनको लोन देती है कौन, आरबीआई। तो आरबीआई इन्हीं के बारे में बात कर रही है। देखो क्या कहता है आरबीआई ने रिड्यूस कर दिया है रिस्क वेट को, कहां पर, इन छोटे छोटे बैंकों के ऊपर। कहता है आरबीआई ने हैज लोअर्ड द रिस्क वेट ऑफ बैंक लोन टू एनबीएफसीज, कितना बेसिस पॉइंट कम करा है, तो 25 बेसिस, पहले कितना होता था यहाँ पर, फ्रॉम 125, तो पहले 125 बेसिस पॉइंट होता होगा, सॉरी बेसिस पॉइंट नहीं, परसेंटेज होता होगा, अब घटाकर कितना कर दिया गया है, 100%, ये याद रखना है। उसके बाद आरबीआई की डायरेक्शंस कहती हैं कि जो रिस्क वेट है फॉर माइक्रो लोन्स, देखो बेटा रिस्क वेट की जब आप बात करते हो ना, तो जो भी बंदा घर का लोन लेता है, ठीक है, उसमें रिस्क वेट बैंकों के लिए कम निकलता है। क्यों, क्योंकि बैंक हमारी उस प्रॉपर्टी को बेचकर अपने पैसे की रिकवरी कर सकता है। ठीक है, पर अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनमें ऐसा नहीं होता, जैसे क्रेडिट कार्ड का लोन हो गया, इन सब में फंसा जाता है, तो इन सब चीज़ों को आगे कम करने की बात की गई है। ठीक है, कहता है इन एडिशन टू डैट माइक्रो फाइनेंस लोन्स एक्सटेंडेड बाय रीजनल रूरल बैंक्स एंड लोकल एरिया बैंक विल अट्रैक्ट रिस्क वेट ऑफ 100%। उसके बाद है द डिक्रीज इन रिस्क वेट विल फ्री मैक्सिमम, इतना लिखा हुआ है, और उन कंपनीज के पास क्या रेटिंग होनी चाहिए, AAA की रेटिंग यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अगला आता है इंडिया टू बिकम $23 $35 ट्रिलियन जीडीपी बाय 2047। ये कौन कह रहा है, ये नास्कॉम कह रहा है। नास्कॉम क्या है बच्चे, तो आप याद रखेंगे बॉस्टन बेस्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंट कंपनी, जिसका नाम क्या है, बेन एंड कंपनी, जिसने कोलैबोरेट करा है हमारे नास्कॉम के साथ, और एक रिपोर्ट को रिलीज करते हुए कहा है कि इंडिया का विजन अब क्या है, इंडिया एट द रेट 2047 इंडिया ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और टेक मतलब टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी को यहाँ पर जनरेट करेगा। ठीक है, कहता है इंडिया इज सेट टू बिकम अ हाई इनकम नेशन, जिसकी जीडीपी कितनी पहुंच जाएगी ऑफ $23 से लेकर 35 ट्रिलियन बाय 2047। ठीक है, क्या कहा गया यहाँ पे, मतलब एक्चुअली में सारी की सारी बात किस पे बात हुई है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, सेक्टोरल मतलब कि लोग शिफ्ट होंगे किस में, सेक्टर वाइज, सेक्टर मतलब समझते हो ना, सर्विस सेक्टर हो गया, प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी हो गया, इस तरीके से। कहता है द इंडिया हैज प्रोजेक्टेड दैट सर्विस सेक्टर is expected to make 60% ऑफ दी, क्या लिखा है आगे यहाँ पर, 60% ऑफ दी इंडियाज जीडीपी, वाइल मैन्युफैक्चरिंग कितना करेगा, 32%। 3 सेक्टर होते हैं ना यार, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी, क्वाटनरी और क्वाइनरी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना। तो यहाँ पे इन तीनों की बात, मतलब स्पेशली इन दोनों की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं इसके साथ का कहता है इस रिपोर्ट की 5 की सेक्टर्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी, केमिकल, ऑटोमोटिव, सर्विसेज, ये सारी चीज़ें इसके अंदर काउंट की जाएंगी। ठीक है, नास्कॉम के प्रेसिडेंट कौन है? पिछले साल इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, इनका नाम क्या है? राजेश नाम्बियार, याद रखना है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं? तो नई दिल्ली, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, चलिए, सॉरी, हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं? नोएडा में, याद रखेंगे। अगला आता है एडीबी ने कितना डॉलर मतलब एडीबी ने लोन दिया है 200 मिलियन का, किसको? कोलकाता को। क्यों? क्योंकि क्या करना है वहाँ पर एक्चुअली में जो क्लाइमेट और डिजास्टर रेजिलिएंट सीवरेज और जो ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग करने की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, कहता है ये जो लोन एग्रीमेंट है ये किसका पार्ट है? तो कैलकाटा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, सस्टेनेबिलिटी, हाइजीन और किसका आ जाता है? रेजिलियंस का। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, कहता है यहाँ पर जो एडीबी है वो कितनी मेंबर कंट्रीज़ का है? तो आप याद रखेंगे 68, जिसमें 49 कहाँ से आती है? एशिया पैसिफिक रीजन में। स्थापना कब हुई थी? 1966। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस। और इसके एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है? तो मेसेटो कांडा, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है आपके पास, कौन सा वाला? डेज, और इसको बढ़ के भी वाइंड अप करते हैं। कहता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है, ताकि हम किसे प्रमोट कर सकें? अपनी मदर लैंग्वेज को प्रमोट यहाँ पर कर सकें। ठीक है, थीम क्या थी? लैंग्वेज मैटर करता है। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, जो कि किसको इनकरेज करता है? मदर टंग की बात यहाँ पर करता है। ठीक है, कहता है ये इनिशिएटिव किसने लिया था? तो आप याद रखेंगे बांग्लादेश ने लिया था, जहां पे वेयर इट ऑनर्स द लैंग्वेज मार्टियर्स हु मेड द अल्टीमेट सेक्रीफाइस, जिन्होंने बांग्ला भाषा को या अपनी मदर टंग को बचाने के लिए अपनी जानें दे दी थी। वहाँ से ये यहाँ पर शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये आप इसके साथ क्लियर रख लेंगे। ठीक है, उसके साथ आगे, इसी के साथ आगे क्या कहता है? यूनेस्को के हेडक्वार्टर हम बात कर चुके हैं, और एड्रो अजोले कौन है? इसके प्रेसिडेंट हैं। अगला आता है वर्ल्ड थिंकिंग डे। ये कब मनाया जाता है बच्चे? तो 25 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखना है। और थिंकिंग हम किस सेंस में बोल रहे हैं? ताकि हम जेंडर इक्वालिटी या पोवर्टी, इन सबको सोच विचार कर क्या कर सकें? ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो ये कौन मनाता है? तो इसको 22 फरवरी को मनाया जाता है गर्ल स्काउट और गर्ल गाइड्स के द्वारा इन 153 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। और इसे कि अगर हम इसकी बात करें, थीम क्या थी इसकी? आर स्टोरी। 1926 में डेलीगेट्स, मतलब कुछ लोग गए थे गर्ल गाइड और गर्ल स्काउट के, जिन्होंने यहाँ पर इकट्ठे होकर इस वाले प्रोग्राम की बात करी थी, फिर ये चलना शुरू हो गया। ठीक है, चलिए अगला आता है, ये आप इसके साथ देख लेंगे कहाँ कहाँ पर इसे सेलिब्रेट किया गया था। अगला आता है सेंट्रल एक्साइज डे। कब मनाया जाता है बच्चे? 24 फरवरी को, याद रखेंगे। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है किसका? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स का, जो कि इंडिया के अंदर जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनको मेंटेन करने का काम करती है। इसी के अंदर बेटा हमारा जीएसटी भी आ जाता है। ठीक है, कहता है इसको कब से मनाया जा रहा है? ये 1944 से, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या पास करा था? सेंट्रल एक्साइज और सॉल्ट टैक्स को, यहाँ सॉल्ट एक्ट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, 44 में हम आज़ाद नहीं थे, अंग्रेज़ों के कब्जे के अंदर थे। ठीक है, चलिए अगला क्या आता है? अगला आता है नेशनल प्रोटीन डे। प्रोटीन बड़े ज़रूरी है भाई। ठीक है, प्रोटीन की अगर आप बात करें तो प्रोटीन हमें किन किन चीज़ों से देखने को मिल जाता है? तो सोयाबीन वगैरह वगैरह हो गया इनके साथ। और ये कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। ठीक है, चलिए अगला आता है वर्ल्ड एनजीओ डे। वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाते हैं? 27 फरवरी को पूरे विश्व भर में, ताकि रिकॉग्नाइज और सेलिब्रेट कर सकें किसके कंट्रीब्यूशन को? एनजीओ और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, जिन्होंने सोसाइटी में पूरा का पूरा रोल प्ले करा है। थीम क्या थी यहाँ पे? तो एम्पावरिंग ग्रास रूट मूवमेंट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, याद रखना है। ठीक है, अगला आता है नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल, जिसे क्या कहा जाता है बच्चे? जिसे आदि महोत्सव भी कहा जाता है। ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है? तो आप याद रखेंगे ये कहाँ पर मनाया गया है? ये कहाँ पर मनाया गया? नई दिल्ली में। और किसके द्वारा मनाया गया है? तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, जिसका नाम ट्राइफेड आता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, क्या थीम थी इसकी? सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ट्राइबल क्राफ्ट, कल्चर, क्यूजीन, और उसके बाद कॉमर्स, और एम्बडीज द एसेंस ऑफ ट्राइबल लाइफ। तो मतलब पूरा का पूरा फोकस किसके ऊपर किया गया था? ट्राइबल लोगों के ऊपर, या ट्राइबल लोगों के कामों के ऊपर इसको सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का।
लास्ट आती है आपके पास एक डेथ। कौन थे ये? तो ओडिसी क्लासिकल डांसर। आपको पता होगा 8 क्लासिकल डांसेज हैं, उसमें से एक कौन सा आता है? ओडिसी। और उसके वो डांस करने वाले कौन थे? तो मायाधर रॉथ थे, जिनकी डेथ हो गई है, याद रखना है आपने। और इनको पद्मश्री मिल चुका है, जो कि इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। किस फील्ड में मिला था? आर्ट्स में। और कब मिला था? 2010 में। और इन्हीं को हम फादर ऑफ ओडिसी डांस भी कहते हैं, ठीक है। माना जाता है कि मायाधर रॉथ बिगेन टू लर्न ओडिसी एट द एज ऑफ 9। ही लर्न द गोटी पाव डांस फॉर्म फॉर रनर ऑफ क्लासिकल ओडिसी डांस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन गया आपके लिए, सीधे सीधे नाम आ जाता है और सीधे हमसे पूछा जाता है कि ये पर्सन किसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर गौर करना है, ठीक है। चलिए, ये होता है आपके पास कौन से वाले, ये आगे आपके पास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। जो भी आपको डाउट रहेगा वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।